हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपल। सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल है क्या। पीपल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कराती है। तो आज के इस लेक्चर आज का 11 है, ठीक है। लेक्चर 11 में आपका स्वागत है। फिजिक्स का लेक्चर 11, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में सोचो है क्या, ठीक है। तो इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में कि यहाँ पे एफ नेट जो होता है ना, एफ नेट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक्सेलरेशन नेट भी, ठीक है, ये कितना, ये भी 0 पढ़ा था ना आपने, ठीक है, फर्स्ट लॉ में, ओके। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, ये 3, ठीक है। अब हमने सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था, सेकंड में क्या पढ़ा था हमने, सेकंड लॉ में चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, एफ यानी फोर्स या फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशंस। तो इससे पहले हम थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हम न्यूटन थर्ड लॉ का मैंने डिफिनेशन लिखा है, इसको पहले देखते हैं, ठीक है। ये वाला तो समझ गया। तो यहाँ पे देखिए, ये तो प्रीवियस मैंने पढ़ा चुका है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। थर्ड लॉ पे एक छोटा ही वीडियो होगा, बट एक सिंगल थर्ड लॉ का वीडियो है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट्स जो है ना, ये आपका डिफरेंट थोड़ा लग रहा है कि ये जब भी होगा ना तो डिफरेंट बॉडी पे होगा, ना कि सिंगल बॉडी पे, ठीक है। तो कभी भी बात कीजिए आप, तो ऑलवेज हम लोग पढ़ते आज तक आए कि एवरी एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, नॉट, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो बॉडी होना चाहिए जिस पे इक्वल और अपोजिट, ठीक है, फोर्स जो है वो अप्लाइड हो रहा होता है, ठीक है, रिएक्शन होता है उसमें। तो इसमें आप चेक कीजिएगा तो कभी कभी एफ नेट 0 भी होगा, कभी कभी कुछ और हो रहा होगा। इस पे फोकस करके हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझने के पहले क्या हम कह सकते हैं कि इसमें एक्शन का पेयर होता है। अब मान लो कि आप दो बॉडी है तो एक पेयर है, तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट हम रख सकते हैं कि इसमें एक्शन पेयर होता है, ठीक है। एक्शन पेयर होता है, ठीक है। इसमें एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, सॉरी, एक्शन एंड रिएक्शन का क्या होता है, पेयर होता है इसमें, ठीक है। इसमें ऑलवेज क्या है, टू बॉडी के कारण, ठीक है, इसमें पेयर बनता है, एक बॉडी पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप ये कह दीजिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, सॉरी थर्ड लॉ जो है, वो क्या एक बॉडी पे पॉसिबल है, नहीं, उसके लिए ऑलवेज टू बॉडी नीड हो जाती है, ठीक है। तो इस पे हम चलते हैं थोड़ा सा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, मान लो कि ये ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका ब्लॉक है, ये रखा हुआ है, ठीक है, ये इसका मास जो है m है, ठीक है। अब इस पे रखा हुआ है, तो मान लो कि यहाँ नीचे क्या लगा रहा होगा, ठीक है, तो F बराबर ma, तो नीचे क्या लगा रहा होगा आपका mg, ठीक है, नीचे mg लगा रहा होगा, ऊपर क्या लगा रहा होगा, कोई नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मान लो कि ये सरफेस को हम हटा दें या फिर जो भी, तो केवल अगर हम ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे mg नॉर्मल एंड mg इक्वल हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि ये जो होगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसके लिए दो बॉडी चाहिए जो दोनों फोर्स लगाए एक दूसरे पे, ठीक है। मान लो कि हम अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, इस पे मान लो कि ये ब्लॉक है आपका, ठीक है, ये ब्लॉक है, मास m है। अब ये अर्थ जो है इसको खींच रहा होगा mg से, और ये ब्लॉक अर्थ को खींच रहा होगा mg से, कोई दिक्कत। अब यहां पे हो गया टू बॉडीज आ गया, अर्थ के कंपेयर में क्या हुआ, टू बॉडीज, ठीक है। तो यहां पे एक्शन रिएक्शन वर्क करने लगता है, ठीक है। इसके लिए ये एग्जांपल है, बट यहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल को समझते रहते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। अब
गौर से देखिएगा तो इस पे क्या हो रहा है, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा होगा ना, ये भी mg, ये एक टाइप का फोर्स है ना बॉस, mg, ये भी एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, ये वाला, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है ना, खींच रहा है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दोनों एक दूसरे, इसका भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन होगा, तो अर्थ का भी है, तो ये एक दूसरे को खींच रहा है बॉडी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपका एक्शन रिएक्शन पेयर बना, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर बनने के बाद हम अगर बात करें कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, और फोर्स लगाते लगाते अगर हम इस पे एक और कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं। वापस से हम अगर एक्शन रिएक्शन का जो सेकंड, ये फर्स्ट हो गया एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, अगर हम बात करें सेकंड का, एक्शन रिएक्शन पेयर आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है, सेम इन नेचर, इसमें क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा, नेचर में सेम होगा। जैसे मान लो कि जो नॉर्मल है वो mg के इक्वल हो, तो ये दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा, ये भी एक टाइप का फोर्स होगा, ये भी एक टाइप का फोर्स, ठीक है। अगर कोई चीज मान लो कि एक्शन रिएक्शन की बात करें तो ग्रेविटेशन का पेयर ग्रेविटेशन से बनेगा, फोर्स का पेयर फोर्स से बनेगा, मतलब जो भी पेयर्स आ रहा होगा ना, स्ट्रिंग का टेंशन, मान लो कि टेंशन है, ले लेते हैं एग्जांपल, अगर टेंशन है तो टेंशन का पेयर टेंशन से ही बनेगा, वो ऐसा नहीं होगा कुछ और फोर्स आएगा और वो उससे कंपेयर करके हम बनाएंगे, नहीं, ये दोनों का सेम नेचर होना चाहिए। जैसे ग्रेविटेशन का ग्रेविटेशन लिख सकते हो आप, ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशन के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स जो होगा स्प्रिंग फोर्स के साथ बनाएगा, अगर देखें स्प्रिंग जो होगा वो स्प्रिंग के साथ बनाएगा, ठीक है। तो यही होता है हमारा, क्या होता है, एक्शन पेयर, ठीक है, सेम नेचर का, कभी भी नेचर डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नेचर इसका ऑलवेज सेम होना चाहिए, आप समझ रहे हो, हाँ, ठीक है। देन हम बात करते हैं फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन इन पेयर, तो ऑलवेज क्या करेगा, फोर्स ऑलवेज जो थर्ड लॉ फॉलो करता है वो ऑलवेज पेयर में, हम बार बार पेयर की बातें कर रहे हैं ना, तो सेम चीज बता रहे हैं कि ऑलवेज एग्जिस्ट जो करेगा वो पेयर में करेगा, कोई दिक्कत यहां तक होना भी नहीं चाहिए। तो लगभग अगर हम बात करें तो न्यूटन जो लॉ आया वो थर्ड लॉ क्या कहता है, देखो 90% केसेस में सेकंड लॉ काम कर जाता है, उससे बहुत ज्यादा, वो बहुत डीप है, थर्ड लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो इसी के तहत हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया, ये पॉइंट्स आप ऑलवेज याद रखो, ये 3 पॉइंट मैंने लिखाया है। नंबर 1 एक्शन रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। नंबर 2 एक्शन रिएक्शन पेयर आर सेम नेचर, ठीक है। नंबर 3 फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये 3 पॉइंट आपको याद करना है और मैंने समझा भी दिया है, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर देखो तुम कभी रस्सी पे चढ़ने की कोशिश किए हो, अगर हम एग्जांपल भी लेके चले तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत कुछ हो रहा होता है कि हम अगर चलने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अगर रस्सी को खींचते हैं ऊपर की ओर, अगर कभी कभी आर्मी वाला होता है ना, वो रस्सी पे पकड़ के खींच रहा होता है, ऐसे चढ़ता है, चढ़ने के टाइम में क्या होता है कि आर्मी जो हैंड है मेरा, जो भी आर्मी हैंड जो भी किसी का, मैं ही चल रहा हूं, ठीक है, तो जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो क्या करता है, रस्सी के ऊपर टेंशन हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं, ठीक है, नीचे की ओर, रस्सी ऊपर की ओर फोर्स लगा रही होती है, और कितना, जितना हम लगा रहे होते हैं उतना ही, यानी टेंशन दोनों का इक्वल होता है, ठीक है, और हम इक्वल टेंशन पे चढ़ते एंड बैलेंस करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक छोटा सा पॉइंट्स लेते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, मैं तुरंत से वो भी पॉइंट्स लिख देता हूं। शुरू करते हैं टेंशन और स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर हम देख लें कि ये आपका यहाँ पे फिक्स पॉइंट करके एक रोप है, ठीक है, ये नीचे की ओर हम कर लेते हैं, आप यहाँ पे हैं, आपका फिगर उससे चलो मैं ही हूँ, ठीक है, और मैं इस पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चढ़ते टाइम
इस पे हम किधर की ओर फोर्स लगाएंगे, नीचे खींचेंगे, ठीक है, एक टेंशन नीचे की ओर लगेगा, टेंशन यहाँ पे फोर्स का वर्क करेगा, ठीक है, टेंशन एक टाइप का फोर्स ही होता है, ठीक है, और रस्सी जो है वो अपोजिट फोर्स लगाएगी, यानी टेंशन लगाएगी कितना, इक्वल, ठीक है, जितना हम खींचेंगे जिस फोर्स से, उसी फोर्स से रस्सी भी हमें ऊपर की ओर खींचेगी, तभी रस्सी पे चढ़ना पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर मान लो कि रस्सी पे हम, रस्सी जितने फोर्स से खींचती है और उतना फोर्स से हम ज्यादा फोर्स लगा दे तो वो रस्सी ब्रेक होने लगेगा, उसका भी एक एग्जांपल करेंगे, लेकिन पहले इसको हम देखते हैं। इसमें अगर हमारा दिया रहे एक्सेलरेशन कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और एक और मास 20 केजी और ग्रेविटेशन तो पता है, और मास जो है वो कितना रहे 20 केजी रहे, ठीक है, और ग्रेविटेशन कितना होगा, ग्रेविटेशन तो ऑलवेज 10 ही लेके बनाना, ओके, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी होता है, ठीक है, एक टाइप का एक्सेलरेशन भी है। अब कैसे बनाएंगे हम, अब इसके बारे में सोचो कैसे बना पाओगे, तो देन फाइंड द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। अब हम एक क्वेश्चंस कह सकते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है, एक क्वेश्चंस बताओ कि देन फाइंड द टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसका टेंशन क्या होगा, हमको टी का वैल्यू मिला जुला के क्या करना है कि टी इक्वल टू वो, ठीक है। अब सोचो, इसको करने की कोशिश करो, मैं तब तक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कर लिया आपने, कर लिया तो मैं भी करता हूं आपको। अब इसका एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो कि हम एक पॉइंट्स पे यहां से बात करें, ठीक है, ये रस्सी, ये टोटल, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये नीचे की ओर mg ऑलवेज लगता है, ठीक है, ऊपर टी टेंशन टी है, तो हम इसी को फाइंड करना है, टेंशन को ही फाइंड करना है, टी को, ओके। तो टी इक्वल टू क्या पढ़े हो पढ़े हो, तो वो तो डायरेक्ट टी इक्वल टू फॉर्मूला नहीं है अभी बताया, बट हम देखो एफ नेट इक्वल टू क्या पढ़े हो, एफ नेट इक्वल टू एम ए पढ़े हो, ठीक है। इसमें एफ नेट क्या हो सकता है, एम जी, क्योंकि एम जी नीचे की ओर फोर्स ज्यादा लग रहा है तभी तो ऊपर चढ़ पा रहे हो, तो एम जी माइनस टी, ठीक है, यही एफ नेट हो गया तुम्हारा। एफ नेट कितना हो गया, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, टेंशन, तो टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये उस साइड जाए या इस साइड आए, मैं इसी को उस साइड इसको इस साइड, एम जी, ठीक है, एम जी माइनस एम ए, ठीक है, एम ए इक्वल टू टी तो हो ही गया। ये फॉर्मूला ऑलवेज याद रखना बॉस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसी में पुट कर दो यार, तुमको मास दिया हुआ है ना, ठीक है, तो t इक्वल टू क्या लिखोगे, t इक्वल टू 20, g का वैल्यू 10 माइनस 20 और a का वैल्यू भी 20, ठीक है। थोड़ा उल्टा हो गया क्या, एक सेकंड वेट अ सेकंड, सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, ये t माइनस उल्टा होगा, ये थोड़ा सा इरेज कर लो, ठीक है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो ये t माइनस, ठीक है, ऊपर की t माइनस क्या हो जाएगा mg, ठीक है, ये होगा उल्टा t माइनस mg, तभी बन पाएगा, उल्टा इसीलिए हो रहा था, इक्वल टू m, कोई दिक्कत नहीं। t इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg प्लस ma, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ, ठीक है, यही भी इशू हो गया था, हम उल्टा कर दिए, बट ये ऐसे होगा, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या लिखोगे, तो mg कितना है तुम्हारा, m कितना है, देखो यहाँ पे m का वैल्यू 20 kg, ठीक है, 20 kg, ठीक है, g का वैल्यू 10 प्लस m का वैल्यू कितना है 20, a का वैल्यू कितना है 20, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको करोगे तो 200 प्लस 400, ठीक है, यही ना होगा 20 इंटू 20, 200 इंटू 2, ज़्यादा ले लिया जी, ये वाला 2 ही लो, ये बहुत ज़्यादा ले लिया, 2 ही लो,
ऐसे ये भी ठीक है 200 का, ठीक ठीक। तो कितना हो जाएगा T इक्वल टू ये 20 इंटू 20 400, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा 600। अब टेंशन हो रही न्यूटन में करो किसमें करो, ठीक है 600 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब एक ब्रेकडाउन वाला एग्जांपल करके कोशिश करते हैं। अब इस एग्जांपल को देखो, ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रिंग से पहले कि मान लो कि एक स्ट्रिंग है और मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा मास जो है 80 केजी है। मेरा कितना है वेट 80 केजी है, ठीक है 80 केजी, ठीक है मास इक्वल टू 80 केजी है मेरा। अब मैं ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है, लेकिन इस रस्सी का ब्रेकिंग पॉइंट कितना है 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन। अगर 1000 का न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये रस्सी ब्रेक कर जाएगी। तो हम ट्राई करेंगे कि 1000 न्यूटन पे ही चढ़े, उस टाइम रस्सी ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी उधर की ही ओर होता है। तो आपने क्या पढ़ा था कि जिधर एक्सेलरेशन की फोर्स होती है उधर ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, और नीचे की ओर नेगेटिव होता है। तो इस पे हम फोकस करके बनाते हैं कि T अभी अभी आप पढ़े थे कि F नेट से पढ़े थे ना, F नेट इक्वल टू क्या पढ़े थे बताइए M में, यही ना। और इसको क्या पढ़े थे T, वही फॉर्मूला T माइनस क्या होगा mg, नीचे की ओर लग रहा होगा ना नीचे की ओर mg, ठीक है mg इक्वल टू m, यही है तुम्हारा। अब t इक्वल टू कितना हो जाएगा ma प्लस mg, कोई दिक्कत ये। अब इसको पुट कर लो अपने नंबर के हिसाब से, बहुत आसान, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तुमको क्या निकालना है ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी तो एक्सेलरेशन तो पुट करके देखो ना भाई, टी कितना दिया है, टेंशन कितना दिया है, इसको 1000 कर लो, ठीक है, इक्वल टू m, मास कितना दिया है 80 केजी, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया है निकालना है, ठीक है इसको निकालना है, प्लस m कितना दिया है 80, ग्रेविटेशन कितना है 10, इसी को कैलकुलेट करो, इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो 1000 माइनस 800 इक्वल टू 80 a, ठीक है, ये हो जाएगा 80 a इक्वल टू 200, ठीक है, ये 0 से 0 खत्म, ये कितना से कटेगा 4 दूनी 8 2 1 5 20, यानी a इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो बंदर है वो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। ये इस पे चलेगा तो ये क्या करेगा रस्सी ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मुझे न्यूटन थर्ड लॉ का लेक्चर लगता है कि इतना ही रखना चाहिए, ऐसे तो बहुत कुछ है बट इतना हमारे एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए काफी है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप करिए, ठीक है। और ये सब फार्मूला जो मैंने जो भी टिक आउट जो भी समझाया मैंने उसको जरूर कीजिए आप। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस ही आपके रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, बट आप जैसे ही न्यूमेरिकल्स कुछ कीजिएगा तो उसपे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होगा कि आप हर तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और जो भी कॉन्सेप्ट इधर उधर से घुमा के भी पूछेगा तो इजीली आंसर कर पाएंगे। ओवरऑल आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, सॉरी। तो उसमें क्या है कि न्यूटन से थर्ड लॉ बहुत ज्यादा यूज हुआ है, सेकंड लॉ भी मतलब ठीक ठाक है, जो न्यूटन्स लॉ के बेस्ड करके चलेंगे उसमें कैसे कैसे मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है वो एक अच्छा सा टॉपिक है, तो मैं उसको सिंगल लूंगा, ठीक है, और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो आज आपका ये हो गया है
कंप्लीट न्यूटन थर्ड लॉ, इसको वीडियो के देखिए, बोर्ड एग्जाम से लेके सब में काम करेगा बहुत आसानी से। न्यूटन थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ पाए आप, ठीक है। तो अपने जो ये चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये बताइए कि हाँ, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रोफेशनल चैनल आ चुका है जो आपके बीच में है, ठीक है। तो ओवरऑल थैंक यू, हैव अ नाइस डे।